नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त मध्य प्रदेश की महाडिबेट का हो गया है, जिसमें हम बात 2024 के चुनाव में नए चेहरों पर दांव की करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा की तैयारी में जुट गई हैं। जीत के फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है और जैसे ही संकेत मिल रहे हैं, लोकसभा में जीत की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे नए चेहरे। दो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनौती मिशन 24 की सामने खड़ी है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक रणनीति जो दोनों ही पार्टियों में कॉमन नजर आ रही है, वो है नए चेहरों पर दांव की। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार बीजेपी दिग्गजों का पत्ता काटकर नए चेहरों की तलाश में जुटी है, तो कांग्रेस में भी बदलाव की बयार दिख रही है। सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कई सांसदों को मैदान में उतार दिया था। अब इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है और भी कई सीटों पर पुराने नेताओं का पत्ता कट सकता है। बीजेपी 16 सीटों पर नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें से 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। कमजोर परफॉर्मेंस वाली करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो यहां भी बदलाव की बयार है। कांग्रेस यूं तो हमेशा से पुराने चेहरों पर दांव लगाती रही है। नए चेहरों को पार्टी में जगह बनाने के संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। जीतू पटवारी को संगठन की कमान सौंपी और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने परिवर्तन को लेकर अपना कदम आगे बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जिताऊ नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक फेस है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कुछ नए लोग आएंगे, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी में ये सतत प्रक्रिया है कि नए लोगों को स्थान मिलता रहे और पुराने लोगों के अनुभव का लाभ मिलता रहे। और पार्टी ये तय करती है कि किसको किसकी भूमिका में रखना है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं जो सत्ता से संगठन में चले जाते हैं, बहुत लोग हैं जो संगठन से सत्ता में आ जाते हैं, विधानसभा और लोकसभाओं के माध्यम से निर्वाचित होकर पहुँचते हैं। परंतु मूलतः भारतीय जनता पार्टी सतत प्रवाहित होने वाला दरिया है, जिसमें नयापन हमेशा आता रहता है और जो पुराने गुण हैं वो हमेशा बने रहते हैं। बेशक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कांग्रेस उससे अछूती नहीं रह सकती है। आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी को देखिएगा, नौजवान है। सीएलपी लीडर के रूप में उमंग सिंघार जी को आप देखिएगा। डिप्टी सीएलपी लीडर के रूप में आप हेमंत कटारिया जी को देखिएगा। तो ये वही तो संदेश है कि नौजवानों को उनकी पूरी समुचित सहभागिता मिले, उस दिशा में पार्टी चल रही है। तो महाडिबेट की शुरुआत हम करें उससे पहले कुछ सवाल हैं जिन पर डालते हैं नजर। सवाल क्या है महाडिबेट के, वो देखते हैं। पहला सवाल है, दिग्गज होंगे दरकिनार, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, ये वो देख लेते हैं। नए चेहरों पर दांव बीजेपी का, क्या ये सफल फॉर्मूला होगा? ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, वो देख लेते हैं। अब तीसरा सवाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, उस पर आइए डालते हैं नजर। क्या कांग्रेस के लिए बदलाव करना आसान होगा? ये तीन अहम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं ब्रजगोपाल लोया जी, के मिश्रा हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, और जी उनकी हमने आपको बाइट सुनवाई है। मेरे साथ जुड़ गई हैं गुंजन चौक से, जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की ओर से शहर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसपी के यश भारती जी, उन्हें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहां पर सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा गुंजन चौक से जी आपसे है। बड़े परिवर्तन की तैयारी में हैं आप, हैट्रिक लगानी है जीत की। क्या ये परिवर्तन नए चेहरों पर दांव लगाने का आपको ये हैट्रिक दिलाएगा? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीति या इलेक्शन की कोई बात करती है तो उनका उद्देश्य एक ही होता है, वो उद्देश्य होता है जनता की सेवा, जनता का विकास। और इसका मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये
मूल मंत्र है, ये आधार है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के बीच पहुंचती है, सबके विकास को लेकर पहुंचती है। यहाँ पर जब भी किसी प्रतिनिधि का चयन होता है तो न जात पात देखी जाती है, न व्यक्ति विशेष देखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार प्रमुख पार्टी है, ये कांग्रेस की तरह व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो विचार विमर्श करके नीति रणनीति के तहत सामूहिकता के साथ लिए जाते हैं। ये कांग्रेस नहीं है, जहां तो कांग्रेस नहीं है, जाहिर तौर पर बीजेपी है। आप तो कांग्रेस कैसे होंगी? शहजाद खान साहब सुन रहे हैं आप गुंजन चौकसी जी को? कांग्रेस नहीं है क्योंकि उनके यहाँ तो नेतृत्व परिवारवाद पे गुंजन जी अच्छी प्रवक्ता है, आप मानती है, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अब मेहमानों की तरफ आगे बढ़ती हूं मैं। खान साहब जी बताइए, आप जवाब दीजिए गुंजन चौकसी जी की बातों का। बीजेपी कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस हो भी नहीं सकती। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर देश का निर्माण करा है, थोती और झूठी बातें गढ़कर अपना विकास नहीं करा है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करने में इतना जोर लगाना पड़ रहा है इनको कि पिछले 10 साल से देश को इसी बात पे लेके गुमराह करते आए हैं। अब इनको सफाई ये देना पड़ती है कि ये शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। अरे आपकी सच्चाई देश के सामने 10 साल से आ रही है कि सिर्फ आप लोग चुनावी जीवी लोग हो और चुनाव के टाइम पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव गुजर जाने के बाद आप प्रदेश और देश की जनता को ठगने के बाद उनकी सुध तक नहीं लेते हैं। निश्चित ही इसके लिए आपको इतना प्रयास करना पड़ेगा बार बार झूठ बोलने के लिए, क्योंकि जनता है बड़ी समझदार है। और 2024 का चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया अलायंस है उसने जो जाति जनगणना की बात करी है, तो क्यों नहीं ये भाजपा खुल के बोल देती कि लाइए हम वो विभाजन की बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस का एजेंडा विभाजन का है। कभी धर्म के नाम पे विभाजन करना, फिर जातिगत जनगणना के नाम पे विभाजन करना, और इनका जो विभाजन का एजेंडा है आज इन पर ही भारी पड़ चुका है। नहीं देना चाहते जिससे कि उनका समुचित विकास हो, उससे घबराकर परेशान होकर ऐसे झूठे प्रलोभन देते हैं कि 2 करोड़ रोजगार क्या मिल गए, क्या 15 लाख। नहीं, आप लोग समझे नहीं। देखिए, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। बात यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि 24 को लेकर जो आप दाव अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी एक तरह की स्ट्रैटेजी पर काम करती दिख रही है। यूथ ब्रिगेड को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल खान साहब, लेकिन ये बता दीजिए, युवाओं को आगे आप बढ़ाएंगे तो जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं आपकी पार्टी में, एक नहीं बहुत सारे हैं, कैसे संभालेगा उन्हें? देखिए, अपर्णा जी, आप कौन से सीनियर लीडर्स की बात कर रही हैं? भी पार्टी नहीं है, हमारी वरिष्ठ और कनिष्ठ सबका समन्वय बनाकर उनको अरे गुंजन जी, नहीं, गुंजन जी रुक जाइए। भाजपा पार्टी है जब चुनावी जीवी पार्टी है, जब चुनाव में इस्तेमाल और दोहन कर लेती है। उसके कई उदाहरण हैं। अभी हाल का उदाहरण शिवराज सिंह चौहान है, उससे पहले के लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं। जब इनके लिए ये चुनावी बेटंडी पार करने का वस्तु नहीं बचते हैं तो उनको मार्गदर्शन मंडल में और किनारे कर दिया जाता है। ये भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस अपने वरिष्ठों का सम्मान करती है और कनिष्ठों को और युवाओं को बराबर मौका देती है। उसी से घबराकर परेशान होकर इन लोग की ये ठीक है। यश भारतीय जी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये यश भारतीय जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या ये जो आपका अलायंस है सेंटर में, क्या मध्य प्रदेश में भी एक कामयाब स्ट्रैटेजी के साथ उतर पाएगा? क्या उम्मीद है आपको? अर्पिता जी मेरे से देखिए, इंडिया गठबंधन में सभी लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की आवारा हो चुकी हिटलरशाही सत्ता को सत्ता से बाहर कैसे करना है, उस पर सब लोग एक मत हैं। जब बात नए चेहरों की होती है, युवा देश की बात होती है, युवा चेहरों की बात होती है, तो बात होती है कि शिक्षित रोजगारों को बेरोजगार क्यों रखा जा रहा है। अभी भी जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार और सत्ता जिम्मेदारी नहीं लेगी? लेकिन ये सरकार और सत्ता जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। चाहे पटवारी की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षित होता हुआ युवा जो बेरोजगार घूम रहा है और उसको गुमराह किया जा रहा है तमाम बातों से, लेकिन उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम बात करते हैं जातीय जनगणना की और अधिकार देने की,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम जातिवाद की बात नहीं करते। लेकिन मोहन यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जब डिप्टी सीएम शुक्ला जी को बनाया जाता है, जब जगदीश देवड़ा जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तब वही जातियों को गिनाया जाता है कि हमने सभी को साधा है, सभी को साथ लेने की बात करते हैं। तो जब सबको साथ लेने की बात करते हैं तो जातीय जनगणना से और सबको अधिकार देने से क्यों वंचित रखते हैं? ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी पर राजनीति करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी पर वो राजनीति करेंगे जो ये कहते थे दिल्ली में चमड़ा भेजा है संदेश, कर्पूरी बारे केश बनावे, भेद चरावे राम नरेश। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, ये आपने बहुत अच्छा अपना जवाब प्रिपेयर किया है भारती जी, वंचित और शोषितों की बात करेगा। अपर्णा जी, बात ये है कि सवाल मेरा क्या था, सवाल साथ चलने को लेकर था, या तो सवाल समझा नहीं पाई मैं, या आप समझ नहीं पाए। आपके तमाम आरोप जो आपने लगाए उन पर जवाब देने में सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझा। अपर्णा जी, वो आपका सवाल मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा। मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि आखिर युवाओं को बेरोजगार रख करके कौन से नए चेहरे नया देश बनाएंगे, कौन सी राजनीति होगी? पार्टी आपको ये भी नहीं बताती है कि आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना, दूसरे के टाइम में बीच में आप टांगे अड़ाती है। थोड़ा सा देखिए, आरोप प्रत्यारोप के कांग्रेस तो हमेशा से कांग्रेस की नीति। जब मैं आपके पास आऊंगी ना सवाल जवाब के लिए, तब आप जवाब दीजिएगा। दोनों ही मेहमान जो जुड़े हुए हैं लगातार बोल रहे हैं बीच बीच में। जवाब मेरा था, सवाल मेरा था यश भारतीय जी से, वो जवाब कहीं ढीले लोग जवाब देते हुए, इसलिए मैंने टोका। लेकिन आगे बढ़ते हुए सरमन नगेले जी, जो टाइमिंग है यूथ पर दाव, यूथ पर दाव, बात पूरी हो, मेरा निवेदन है आप मैं डाइवर्ट नहीं हुआ। युवाओं की बात चल रही है, नए चेहरों की बात चल रही है, तो उनके हक अधिकार की भी बात होगी, और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है यश भारती जी, ठीक है। सरमन नगेले जी, यूथ पर दाव लगाया जाएगा, क्या ये जो वरिष्ठ हैं उनकी परफॉर्मेंस जो वीक रही वो चिंता है, या फिर यूथ ब्रिगेड को आगे करके जो एंटी इनकम्बेंसी का ये तोड़ है ये वो ट्रिक है? देखिए अपर्णा जी, यूथ जो वोटर है मध्य प्रदेश में वो लगभग 1,34,00,000 के लगभग 18 से 19 साल का फर्स्ट टाइम का वोटर है। और यदि 50 से ऊपर का देखें, 50 से नीचे का वोटर, तो लगभग 3 करोड़ के लगभग वोटर जाता है। और मैं कुछ कंटेंट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा 47 लोगों को टिकट दिया था, जिसमें से उनके 45 लोग जीते। कांग्रेस के 23 लोग जीते, एक आदिवासी विकास पार्टी से जीता। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में 69 नए एमएलए चुनकर आए, पहली बार। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, 29 में से 6 ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं और 4 एससी के लिए। अब उस पर ये लोग किनको उम्मीदवार बनाते हैं, दोनों राजनीतिक दल, उस पर एक बहुत बड़ी जो है ना नजर रहेगी। उसी के आधार पर कि कितना चुनाव जीत पाएंगे, कितना हार पाएंगे, ये डिपेंड करता है। अब मैं आता हूं पुराने 2019 के आंकड़ों पर। देखिए 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% यानी कि 2,14,00,000 मतदान मिला था, और कांग्रेस को 1,27,00,000 यानी कि 34% मतदान मिला था मध्य प्रदेश के चुनाव में। अब कांग्रेस इसमें कितना इंक्रीज कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी ने तो अभी विधानसभा चुनाव में भी इंक्रीज किया है और लोकसभा चुनाव में भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उनके पास में एक अपना पूरा नेटवर्क है, मैकेनिज्म है, काम कर रहे हैं। उनका इलेक्शन कैंपेन चालू हो चुका। कांग्रेस पार्टी अभी सामाजिक न्याय, जो उनकी राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, अधिकार यात्रा है, जो भी है भारत की यात्रा है उनकी, उधर। दूसरी तरफ माननीय मोदी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया है, और वो नैरेटिव के माध्यम से यूथ को वो टिकट दें या वो बुजुर्ग को दें, महिला को दें, आराम से। अभी 28 सीटें हैं, 28 सीटें रिटेन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, जैसा माहौल चल रहा है। जी जी ठीक है। सरमन नगेले जी, आप ही किस बात को आगे बढ़ाते हुए, शहर खान साहब, सौरभ जी कह रहे थे बीजेपी को चुनाव जीवी पार्टी, लेकिन ये तो बीजेपी का हार्डवर्क ही कहेंगे ना सर, कि एक चुनाव जीतती नहीं दूसरे पे शुरू हो जाती है। यहाँ जो दाव लगाया जा रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर जो बात कही जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं तो कह रहा हूं जो विपक्षी गठबंधन है उसमें कई पार्टियां ऐसी हैं, मुख्य तौर पे कांग्रेस के पास जो है कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उसका जनाधार सुई भर नहीं है, लेकिन उसको चाहिए पूरा जो है मकान चाहिए। अब आप अगर उत्तर प्रदेश और बंगाल की सीट मिला लेते हैं तो 122 सीट है। 122 सीट में मात्र 3 सीटों पर कांग्रेस है।
तो अब बताइए वो किस प्रकार से वहां पर बात कर रहे हैं। वहां पर लोग भड़केंगे, उनके पार्टी के गठबंधन के लोग। ममता बनर्जी के गठबंधन न करने का कारण सबसे बड़ा वही है कि जब आपका वजूद ही नहीं है तो किस बिहार पे आप मांगने आ रहे हो। भाई अगर आपने यही विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में दी होती सीट, तो उसी के बाद बिहार पे आपको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देती। समाजवादी पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता है, जिस प्रकार से अभी कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे, वो समाजवादी थे, 3 दशक की राजनीति की, 2 बार सीएम रहे और वसीयत में क्या छोड़ के गए? एक झोपड़ी। आज मुझे बताइए कौन से समाजवादी ऐसे हैं जिनकी वसीयत में सिर्फ झोपड़ी मिलेगी? बड़े बड़े मकान, आलीशान जगह रहने वाले। ये तो गठबंधन के बड़े नेताओं का जो अहंकार है ना, उसका टकराव हो रहा है। अगर वो एक जगह पे स्थिर हो जाते, अपने टकराव को स्थिर कर लेते, तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन को मजबूती मिल जाती। लेकिन हम जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी का महीना ये चल रहा है, इस जनवरी के महीने में कोई समाधान देखने को नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन कुछ नहीं है। वो गाना है ना जो है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो वो सब सोल्यूशन कुछ है ही नहीं। अब लगातार क्या हो रहा है, मिलिंद देवड़ा बड़ी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि भैया उनको अपनी तैयारी करनी है, लोकसभा सीटों की तैयारी करनी है। आपने अपने गठबंधन की सीटें अभी तक नहीं बांटी हैं, अपने नेताओं को कब तैयार करेंगे जाकर के? 2 महीने बाद तो चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं जो नेता नीति और नियत है उसकी कमी हो रही है विपक्षी गठबंधन के अंदर, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता ऐसा है, एक शख्सियत ऐसी है, नरेंद्र मोदी, जिसके लिए जो है जितने भी गठबंधन की पार्टियां हैं, अगर वो उनका कोई मुद्दा नहीं है तो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको लाभ मिलेगा और बड़े पैमाने पर वो जीत के आती है। पिछले बिहार में जदयू को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान अपनी जीती हुई सीट जदयू को दे दी थी और 17 सीटों पर जदयू जीत करके आई थी। इसीलिए नीतीश कुमार के मन में तो खान साहब सवाल घूम फिर के बात यही निकलती है कि बड़ा होने के लिए, बड़ा दिखने के लिए आपको दिल भी बड़ा करना ही होगा। क्योंकि मिश्रा साहब कहते हैं कि ईगो और एरोगेंस से बचना चाहिए, लेकिन सवाल तो गठबंधन के साथी ही उठा रहे हैं कि आप खुद ही उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। देखिए, सौरभ जी की चिंता जो जाहिर कर रहे हैं, सौरभ जी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 15 से 20 दिन में आप देखेंगे इंडिया अलायंस के सारे हमारे साथियों के बीच में मंत्रणा है और कुछ लोग अगर टीवी चैनलों पे आके आते हैं तो भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा ये समझ ले इस बार इंडिया अलायंस बड़े स्मार्टली खेल रहा है, आपको खुश करने के चक्कर में नहीं है। वो अपने इंटरनल रणनीति बना रही है और सही समय पे हमारे कैंडिडेट भी घोषित हो जाएंगे और इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इनकी परेशानी ये है कि इंडिया अलायंस ने जो जाति जनगणना की बात करी है ना, 50% से ऊपर का जो जाति जनगणना का वोट है देश भर में, उससे ये परेशान है क्योंकि मोदी जी के पास सारे अस्त्र हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और कई दलों के नेताओं को डरा धमका के अपने पाले में बुला लेना। और उसमें से आप मिलिंद देवड़ा की बात कर रहे हैं, वो एक सीट पे अपने पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं। इस बार भी उनकी दावेदारी थी, लेकिन इंडिया अलायंस के अंतर्गत वो शिवसेना को सीट जाने वाली है। इससे वो भयभीत होकर उन्होंने पाला बदला। सबकी इंटरनल कोई मजबूरियां हैं जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आप देखेंगी कि ये लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सख्त चुनौती देगा और विजयी होकर निकलेगा। यही परेशानी है। जब तो इतने प्रपंच कर रहे हैं, जिनको आज से 40 साल तक 36 साल तक आप गालियां बक रहे थे, आज कर्पूरी जी को रातों रात आपने भारत रत्न दे दिया। ये चुनावी जी भी रातों रात ना दे, क्या आपत्ति है आपको? रातों रात ना दे, इंतजार करवाएं ताउम्र। देखिए, अर्पणा जी, ये दिल से सम्मान नहीं है, ये दिल से सम्मान नहीं है, ये चुनावी जीवी सम्मान है, ये चुनावी जीवी सम्मान है। अर्पणा जी तो साफ कर चुकी है ना बीजेपी। खान साहब, बीजेपी तो कहती है कि हम जीतने के लड़ते हैं, वो तो कहती है कि हम जीतने के लड़ते हैं। ठीक है, यश भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जब आपको समझ आ गया कि बिहार आपके हाथ से निकल रहा है, आपके हाथ से 40 ये चुनावी जीवी ने रातों रात। यश भारती जी, अपर्णा जी, जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा, अपर्णा जी जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा, समाजवादियों का उदाहरण दिया उन्होंने, तो कर्पूरी ठाकुर जी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के ही लोग नारा लगाते थे, फॉरवर्ड हरिजन भाई भाई, बैकवर्ड कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। दूसरी बात, सौरभ जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात शांति से सुनिए। अरे आप ये चाहते सौरभ दुबे जी कि समाजवादी जिंदगी भर झोपड़ी में रहे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शोषित वंचित हवाई जहाज में घूमे, शोषित वंचित अच्छे घरों में रहे,
आप ये चाहते हैं वो शिक्षित शहर तक खान रहे। साहब, आप ही के अलायंस के साथी बोल रहे हैं, कृपया शांत हो जाइए। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी से, वो इस समय बात कर रहे हैं, शांत हो जाइए। यश भारतीय जी जी, अपर्णा जी, दूसरी बात, युवाओं की बात हो रही थी, मैंने युवाओं की बात करी। नए चेहरों की बात हो रही थी, मैंने नए चेहरों की बात करी। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री छात्र संघ से, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, दोनों उप मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। नए चेहरों को, क्योंकि ये जो बेरोजगारों की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं और आडंबर में घुमा करके जनता की बात, जो वास्तविकता है जिससे देश विकसित होगा, उससे दूर करना चाहते हैं। ये ढोंग, अखिलेश केवल राशन यादव जी बांटते, शोषित है, वंचित है आत्मनिर्भर होने क्या? की तो बात आप करते हैं, अखिलेश यादव जी लेकिन के लोगों परिवार को में अपना बताइए बनाने कौन का शोषित काम और करते वंचित हैं। है आज की डेट में? अखिलेश यादव जी के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई एक नाम बताइए जो शोषित और वंचित हो, मैं मान लूंगा। आप बताइए कोई ऐसा नहीं। सौरभ दुबे जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? झोपड़ी में रहे? अगर कोई संपन्न और सक्षम बन रहा है, ठीक है, अखिलेश यादव ही क्यों संपन्न हो रहा है? सब साथ मत बोलिए, सब साथ मत बोलिए, कुछ हासिल नहीं होगा। गुंजन जी अपनी बात रखिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। प्रपंच और आडंबर करती है बीजेपी, बात करती है पिछड़ों की, लेकिन जातिगत जनगणना पर उलझा देती है। गुंजन जी जवाब। ये अपर्णा आपके जी, विरोध आपकी का बात आरोप का था। भी जवाब दूंगी, लेकिन पहले खंडन करना चाहूंगी। इन्होंने पहले सौरभ दुबे जी ने बात की, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये जो इंडी गठबंधन है, ये जो जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने बनाया है, इनके पास ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनके पास कोई नेता है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह इंडी गठबंधन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। आपकी बात शहर खान की आवाज सुनिए जरा, मैंने बहुत पेशेंस के साथ आप लोग की बातें सुनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने याद दिला दूं कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में क्या कहा था। कमलनाथ जी ने जब अखिलेश जी का नाम लिया गया था, तो उन्होंने कहा अखिलेश बकरे। तो ये इंडी गठबंधन का झूठा नाटक है जो जनता को भ्रमित करने के लिए बना हुआ है। तब क्या बोला जा दोनों रहा ही था? आप एक साथ बोलेंगे, दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो क्या हासिल होगा? कांग्रेस ने आपको शायद एक मैनर सिखाए हैं, प्रवक्ताओं को कि डिबेट कैसे की जाती है। आपको प्रपंच करने वाली, इवेंट करने वाली पार्टी सरकार कैसे से अपने चुनाव अरे लड़ने आप भी कर वाली- लीजिए इवेंट महाराज। जान चुकी है। अरे सरकार में ये है मैडम, इनके पास काला धन है, हमारे पास नहीं है। देखिए जनता पूछ रही है, जो 22 को नहीं आए वो 24 में कैसे आ जाएंगे? मोदी जी ला दिए जो 22 तारीख को नहीं आए वो 24 में कैसे आ जाएंगे? एक मौका आपको मिला था 22 तारीख को, और बगल में समाजवादी पार्टी है, कम से कम इनके नेता, कांग्रेस के नेता अजय राय ठीक है। आके डुबकी लगाई, इनके नेता ने तो डुबकी भी नहीं लगाई। कम से कम उसी बहाने पाप भी धुल जाते। आकर के अगर जो राम सेवकों पर गोलियां चलाने का कार्य सेवकों पर इनके ऊपर आरोप लगता है, उस आरोप को दूर कर सकते अरे सब एक साथ बोलेंगे, डिबेट से कुछ हासिल नहीं होगा। सौरभ जी, सीधे भाजपा ज्वाइन कीजिए ना, भाजपा में जाइए ना, क्यों राजनीतिक विश्लेषक का मुखौटा पहन के मतलब राम मंदिर आने के निमंत्रण को मैं कह रहा हूं तो भाजपा ज्वाइन करूं। मैं भाजपा में नहीं हूं, तो अभी मैं राम मंदिर गया था, अयोध्या में था 6 दिन में, तो मैं तो भाजपा में नहीं ज्वाइन की है। मतलब आप कह रहे हैं राम के पास जाने के लिए भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आपका बयान है। भगवान राम जी के पास जाने के लिए भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, शांत हो जाइए सब, चारों लोग शांत हो जाइए। अरे चारों लोग शांत हो जाइए। सरमन नगेले जी, मैं आपसे सवाल समझना चाहूंगी, जो जिस तरह से ये पूरे दाव लगाए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, लेकिन एक बात यहां पर उठती है, क्या बीजेपी क्लियर है अपनी स्ट्रैटेजी में और कांग्रेस क्या कंफ्यूज है? क्या कांग्रेस कंफ्यूज है, ये सवाल है मेरा। अपर्णा जी, कांग्रेस में अभी भी असमंजस का दौर है। भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो बहुत हाई है। भारतीय जनता पार्टी के जिनको टिकट देना है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इंटरनल मैसेज कर दिया है, उनकी पूरी तैयारी चालू हो गई, कैंपेन चालू हो गया, और कांग्रेस पार्टी का अभी कोई दूर दूर तक पता नहीं है। और मध्य प्रदेश में मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जी के बेटे, कमलनाथ के बेटे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जितने इनके जो स्टालवर्ड स्टेट के लीडर हैं, इन सबके सबको चुनाव लड़ा दे भारतीय कांग्रेस पार्टी, तब बड़ी मुश्किल से कुछ सीटें निकल पाएंगी। अन्यथा तो बीजेपी मध्य प्रदेश में आराम से 28 सीटें अपनी रिटेन कर सकती है। जी खान साहब, देर ना हो जाए कहीं सोच विचार करने में।
देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पे काम कर रही है। राहुल गांधी की जो देश में यात्रा निकली है मणिपुर से, उससे घबरा कर परेशान होकर भाजपा के पेट में दर्द है, क्योंकि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। वहां पर इनका सरकार ने आ रही हो आपके पास प्रपंच करे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेकर जा रहे हैं, इससे विपरीत असर पड़ेगा और हम लोग लोकसभा के चुनाव में हार घेरे में डाल रहे हैं। जो सरकारी संस्थाओं को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में डाल रहे हैं, उनके पास क्या विजन होगा जनता की सेवा का, उनके पास क्या विजन है जनता के विकास का? मुद्दे को उठाए, लेकिन उसके बाद भी जनता का जो प्रसाद उनको मिल रहा है, जनता जो रोडों पे उबड़ रही है, उससे क्या मिल रहा दिख रहा है सबको। आपकी न्याय यात्रा आप निकालते राहुल गांधी जी, क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? पहले उस अंदर का वो जवाब थे जो महिलाओं के साथ उन्होंने किया है, गरीबों के साथ किया है, आदिवासी समाज के साथ किया है, किसानों के साथ किया है। का चुनाव देश में परिवर्तन का चुनाव होगा। सभी अपनी अपनी रणनीति पर काम करते रहिए। देखना यह होगा कि 24 के चुनाव में किसकी रणनीति कारगर साबित होती है। नए चेहरों पर दाव लगाने की बात कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही की जा रही है, लेकिन किसके ये जो नए चेहरे उतरते हैं, कौन जीत कर आते हैं, वो देखना दिलचस्प रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए। और बड़ा सवाल तो लगातार बना हुआ है कि मिशन 2024 की जंग किस तरह जीतेंगी ये पार्टी जो नए चेहरों पर दाव लगा रही है। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।